नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के चौथे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, कंटिन्यूएशन है पिछले क्लास की। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग समझा था, सबसिस्टेंस फार्मिंग समझा था, उसके प्रकार समझे थे। आज हम जानेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग, क्या है इसके प्रकार, इन सभी को हम जानने वाले हैं आज की इस क्लास में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए, यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन। तो एग्रीकल्चर में दोस्तों पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा था, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, ये ऊपर ऊपर से हमने समझा था। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हमने डेप्थ में देखा था, इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्या है देखा था, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है जाना था, और साथ ही साथ हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है वो सब हमने देखा था कि क्या होता है जूम फार्मिंग, सब कुछ हमने ध्यान से और अच्छे से पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग पर। तो कमर्शियल फार्मिंग वो प्रकार का फार्मिंग है, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो जल्दी से रिकैप करते हैं, जिसमें क्रॉप्स को ग्रो करने का उद्देश्य है, या जानवरों का पशुपालन करने का उद्देश्य है मार्केट में बेचना, यानी मुद्रा, पैसे, पैसे कमाना ही उद्देश्य है। जानवर बेचो, क्रॉप बेचो, एंड ऑफ द डे पैसे लाने हैं। यानी कि इनपुट जितना दे रहे हो उससे मैक्सिमम पैसे बनने चाहिए। तो क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम रिटर्न्स। इनपुट को क्या करना है? ऑप्टिमाइज। तो ही मार्केट में आपको मैक्सिमम गेन्स मिल सकता है। यानी जो भी डाल रहे हो उसको बेस्ट यूटिलाइज करो और बेस्ट गेन्स लाओ। तो यहाँ पे जो एरिया कल्टीवेट किया जाता है वो रिलेटिवली बहुत बड़ा होता है, लार्ज एरिया होता है, तो ही तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बनता है। साथ साथ अमाउंट ऑफ कैपिटल वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो चाहे पैसे हो, मशीनरी हो, स्किल्ड लेबर हो, सबका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग का जो प्रकार है दोस्तों वो होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या है ये तीन, अभी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्क किया जाता है दोस्तों, मशीन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, ह्यूमन लेबर लिमिटेड यूज होता है, साथ साथ एनिमल लेबर लिमिटेड यूज होता है। लार्जली आप देखें तो मशीन्स का इस्तेमाल यहां पर हो रहा होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वहां होती है जहां पर लैंड बहुत फर्टाइल है। जैसे क्या हो गया, तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको मालूम है, ग्रासलैंड रीजन्स, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स, उनको क्या कहते हैं? ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस में, कनाडा में क्या नाम है? प्रेरीज। अर्जेंटीना में क्या नाम है? पैम्पाज। और वैसे ही आप देखें तो यूरोप में क्या नाम है? स्टेपीज। ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे ही डाउन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे सॉइल बड़ा फर्टाइल है, वहां पर होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो व्हीट एंड मेज लार्जली ग्रो किया जाता है, कमर्शियल ग्रेन्स हैं ये जो ग्रो किए जाते हैं। टेम्परेट रीजन है तो इसलिए पैडी कल्टीवेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है? व्हीट होता है, और अगर सॉइल थोड़ी खराब है और ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ आप जा रहे हैं तो वहां पे मेज आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेजर एरियाज हैं वो क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। नाम आपको सारे याद होने चाहिए, प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपीज, डाउन्स, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में वैसे ही वेल्ड्स, चाइना में यहाँ पे आप देखेंगे तो मंचूरिया ग्रासलैंड वाला इलाका है। तो इन सभी इलाकों में आपको कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दिखेगा। तो कमर्शियल एंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, आपको भी तस्वीर नहीं दिख रही होगी तो आप दिख रही है, देख सकते हैं हाई एडवांस्ड मशीनरी की इस्तेमाल हो रही है। बड़ा सा खेत है, हमारे यहाँ तो खेत कितने छोटे होते हैं इसके कंपैरिजन में, आप देखें बड़ा सा खेत है जिसमें लार्ज स्केल में मशीनरीज हैं। किसान के पास प्लेन है, उसी से जा रहा है पेस्टिसाइड छिड़कते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कई एकड़ के फार्म होते हैं, कई एकड़ में 700 एकड़, 1000 एकड़, इतना बड़ा बड़ा फार्म आपको देखने मिलेगा जिसमें खेती हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो रहा है? कमर्शियल एंगल है, तो इनपुट इंटेंसिव है, मशीनरी यूज हो रही है, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, वेल डिफाइंड इरिगेशन का सिस्टम है। बरसात का वेट नहीं करेगा वो किसान, अच्छा खासा स्प्रिंकलर रखा है, ड्रिप इरिगेशन रखा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें देखने मिलेगी। वो क्या है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब दोस्तों इसी इलाके में यानी प्रेरीज में, पैम्पास में, स्टेपीज में अब हर जगह तो क्या हो सकता है कि इस प्रकार का वेदर सूटेबल ना हो, तो वहां पर क्या होगा? क्लाइमेट सूटेबल ना हो, तो वहां पे मिक्स्ड फार्मिंग भी देखने मिलती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग में अगर आप देखें तो लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, फूड भी ग्रो करना है
और साथ ही साथ पशुपालन भी किया जा रहा है उसी खेत में, और उसी जमीन में कुछ इलाके में फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, यानी जानवर को खिलाने के लिए क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं। कई बार मेज ग्रो कर रहे हैं, वही जानवरों को खिला रहे हैं। तो कुछ इलाके में आप देखेंगे वीट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे पशुपालन है, यहाँ पे फॉडर ग्रो हो रहा है और पशुपालन भी किया जा रहा है। सेम इलाका है यूरोप में प्रेरीज, यूएस में आप यूएस में प्रेरीज, यूरोप में स्टेपीज, अर्जेंटीना में पैम्पास, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। सेम रीजन है। अंतर क्या है कि जमीन उतनी उर्वर क्षमता नहीं रखती कि बार बार ग्रेन फार्मिंग करते रहो, तो लैंड क्या हो जाता है, सॉइल डिप्लीट हो जाता है, तो वहां पे मिक्स्ड एग्रीकल्चर हो जाता है, जानवरों का भी पशुपालन किया जा रहा है। तो लैंड्स जो अराउंड दी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, थोड़ा दूर जाओगे जो थोड़ा लेस फर्टाइल लैंड मिलेगा, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्लाइमेट हो सकता है थोड़ा हार्श हो जाए, तो वहां पे मिक्स्ड फार्मिंग देखने मिलता है। क्रॉप्स भी अगर आप देखें तो वीट हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको बार्ली, राई, ओट्स, ये कैसे क्रॉप्स हैं, ये कोर्स ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, तो इनको ग्रो किया जाता है। एनिमल्स को ग्रो करते हैं फॉर मीट, फॉर डेयरी, साथ साथ जो डेयरी मिल रहा है तो डेयरी इंडस्ट्री है पूरी, तो मिल्क है तो उससे चीज, बटर वगैरह भी सब कुछ बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो सेम रीजन में अब मिक्स्ड फार्मिंग ना दोस्तों दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है कि डाइवर्सिफाइड हो, तो डाइवर्सिफाइड मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि जानवर और खेत दोनों के दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इस प्रकार से डाइवर्सिफाइड रखें, इस प्रकार से दोनों का कोई लेना देना ना हो, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं होगा। तो मिक्स्ड फार्मिंग में अक्सर इंटीग्रेटेड मिक्स्ड फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक तरफ जानवर क्रॉप्स भी ग्रो किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पशुपालन भी हो रहा है, जानवरों का भी पशुपालन हो रहा है। और क्रॉप से अगर हम देखें जो स्ट्रॉ मिला वो जानवर के लिए फीड का काम करेगा, केक्स जो बनता है उससे, ऑयल सीड है तो ऑयल केक्स बनेंगे, वो जानवर के लिए फीड का काम करेगा। वही जानवर का जो एक्सक्रीटा है, जो यूरिन है, वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का काम करेगा। और इंडिया की बात करें तो हो सकता है कि जानवरों से लेबर भी ले ले, तो हम बैल का इस्तेमाल करें खेत को जोतने के लिए, तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। पर आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि इंडिया में तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, मिक्स्ड फार्मिंग तो आप कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग का प्रकार में डाल रहे हैं, दोनों में अंतर कैसे हुआ? तो दोस्तों अंतर है, अंतर क्या है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग में? एंड यूज। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एंड यूज है अपना और अपने परिवार का पेट भरना। तो इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग होती है, लेकिन पर्पस क्या होता है आप देखेंगे, अपना पेट भरना है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो अगर आपने खेती देखी है तो वहां पर पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, धान उगाया जा रहा है, नीचे मछलियां भी उसी फार्म में रहती हैं, तो आप देख सकते हैं मछली भी रहती है और पैडी कल्टीवेशन भी होता है, धान भी मिलता है। असम चले जाएंगे तो इसमें डक भी देखने मिलेगा, तो डक, फिश एंड राइस, पैडी कल्टीवेशन, तीनों का ट्रिपल देखने मिलेंगे। वैसे ही तो ये सब का पर्पस है अपना पेट पालना, तो ये सब्सिस्टेंस वाला मिक्स्ड फार्मिंग हो गया ना। और यही अगर मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, मार्केट के, इंडस्ट्रियल नहीं रादर मार्केट के सेंट्रिक व्यू पॉइंट से करूं कि मार्केट को जो डिमांड है उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए अगर मैं सेम मिक्स्ड फार्मिंग करूं तो वो क्या हो जाएगी, कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्वापॉनिक फार्म है, यहाँ पर भी मछली है, ऊपर में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स हैं, लेट्यूस वगैरह काफी ज्यादा ग्रो किया जाता है। लेट्यूस क्या हो गया, अगर आप मैकडी गए हैं तो वहां पे जो बर्गर में पत्ता गोभी जैसा जो रहता है पत्ता, दैट इज लेट्यूस। तो लेट्यूस, मछली दोनों एक साथ आपको देखने मिलेगी और ये कमर्शियल स्केल पे हो रहा है। आप देख सकते हैं हाईली टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा रोल है, टेम्परेचर इंश्योर किया जा रहा है, सेंसर्स लगे हुए हैं पानी में कि कितना यूरिया लेवल हो रहा है इस वक्त, इसमें अमोनिया लेवल कितना हो रहा है पानी में, सो दैट मछली नहीं तो मरने लगेगी, ऑक्सीजन लेवल कितना है, सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है और कमर्शियल स्केल में इस प्रकार से मिक्स्ड फार्मिंग भी देखने मिलेगी। तो वैसे ही ये भी एक मिक्स्ड फार्मिंग है जो कि आप यहाँ पर तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जानवर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार का क्रॉप है। कुछ इलाका है जहाँ पे जानवर क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो उनका फॉडर के लिए छोड़ दिया गया है, फॉडर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कुछ वीट कल्टीवेशन हो जा रहा हो या फिर अन्य किसी क्रॉप का हो सकता है कल्टीवेशन हो रहा हो, बार्ली, राई, ओट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग। आखिरी है सबसे सिंपल कमर्शियल फार्मिंग का प्रकार, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जिसमें एक ही प्रकार का क्रॉप
हर साल सालों से ग्रो होता आ रहा है। फिर वो टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, कैश्यू हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया। तो इसमें क्या होता है, बड़ा सा लैंड होता है, कई कई एकड़ में फैला हुआ लैंड होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोसेसिंग होती है। अब देखिए अगर टी है तो टी क्या होगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चाय बागान है, तो चाय बागान है, यहाँ पे बड़े से स्केल में चाय बागान बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक प्रोसेसिंग सेंटर मिलेगा, बहुत सारा लेबर है इसमें, ये सब लेबर जा रहे हैं, जाके पत्ते तोड़ रहे हैं, हाईली स्किल्ड लेबर है। वो पत्ते कैसे तोड़े, आइडेंटिफाई करे कौन सा पत्ता तोड़ना है कौन सा नहीं तोड़ना है, वो स्किल्ड लेबर जा रहा है, रिलेटिवली स्किल्ड है, रिलेटिवली स्किल्ड लेबर जा रहा है, पत्ते तोड़ रहा है, और वो पत्ते को उसके बाद लाके यहाँ पे एक प्रोसेसिंग प्लांट होता है जिसमें उसको क्या किया जाता है, चाय पत्ते को आप देखेंगे तो रोस्ट किया जाता है, और उसके बाद आप देखें तो चाय को कर्ल किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर कर्ल किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग सेंटर भी मिलेगा। तो प्रोड्यूस मिला, उसको प्रोसेस किया जाता है, फार्म के पास में ही वो प्रोसेसिंग होती है, और नियर बाई फैक्ट्रीज में उसके बाद उसको वहीं पे नियर बाई फैक्ट्री होती है जहां पे इसको प्रोसेस कर दिया जाता है। वैसे ही शुगर केन है, बड़े से इलाके में शुगर केन हो रहा है, इंडिया में तो हो गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस तरीके से भी शुगर केन होता है, कई इलाकों में आप देखेंगे बड़े से स्केल में शुगर केन हो रहा है। बगल में ही आप देखेंगे शुगर केन की मिल है जहां पे शुगर केन को क्रश किया जाता है और उसे शुगर मिलता है, और फिर उसको शुगर में बनाते हैं, जूस निकला उससे शुगर बना और उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को हमको डिमांड्स को फुलफिल करने हैं, मार्केट तक चीजें लेकर के जानी है। तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए जिसके द्वारा ये फार्म्ड प्रोड्यूस हम वहां तक पहुंचा सकें। तो मेजर प्लांटेशंस अगर आप देखें वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जल्दी से मैं आपको मैप बड़ा सा करके दिखाता हूँ, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबा वाले इलाके में शुगर कल्टीवेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे बनाना एंड शुगर आपको देखने मिलेगा सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कॉफी, बनाना, शुगर, कॉटन, कोकोआ, कॉफी, वैसे ही अफ्रीका में देखेंगे तो कीनिया वाले इलाके में टी कल्टीवेशन होता है, शुगर कल्टीवेशन, ऑयल पाम, रबर, वेनीला, ऑयल पाम, मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा पाम ऑयल के प्लांटेशंस होते हैं, तो उससे हम पाम ऑयल मिलता है जिसको हम कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल करते हैं। असम वाला, दार्जिलिंग वाला इलाका टी कल्टीवेशन हो रहा है, वैसे ही कर्नाटका में कॉफी कल्टीवेशन होता है। तो ये सब क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, बड़ा सा स्केल है, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज, मतलब इंडस्ट्री तक सामान पहुंचता है, जैसे रबर हो गया तो रबर प्रोसेस किया जाएगा वहीं पर और उसको पहुंचाया जाएगा, तो इंडस्ट्री भी पहुंचाया जाएगा। तो वहीं पर अगर आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि जो लेबर आ रहा हो, बहुत ज्यादा लेबर आता है, साथ साथ यूज ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। तो प्लांटेशंस बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, काफी ज्यादा आप देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अगर हम रिकैप करें तो हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के हमने प्रकार देखे। तो क्या क्या देखा हमने, पहला हमने देखा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें क्या किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से व्हीट या मेज ग्रो किया जा रहा है लार्ज स्केल में। दूसरा हमने देखा मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें क्रॉप्स के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा है। तीसरा हमने देखा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें मार्केट ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं, खाना खाने के लिए क्रॉप्स नहीं है, मार्केट ओरिएंटेड है, और इसकी प्रोसेसिंग भी यहीं पर हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तीनों ही प्रकार के फार्मिंग में अगर कमर्शियल है तो रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है, यानी मशीनरीज का इस्तेमाल कीजिए, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट लाइए। इनपुट मिनिमम मतलब तब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इनपुट ऑप्टिमाइज्ड है सो दैट मैक्सिमम गेन दे सके। मशीनरी का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, सेंसर्स का इस्तेमाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रोल होता जा रहा है, प्रिसीजन फार्मिंग इसमें देखने मिल रही है। तो उन सब के बाद कमर्शियल फार्मिंग देखने मिलती है। क्या होता है प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब हम जब टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट करेंगे ना एग्रीकल्चर का, सिलेबस में जो हमने देखा है, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, आज की वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, उनको बताएं एग्रीकल्चर चल रहा है, यहाँ पे ज्वाइन करें। और पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वक्त आ गया है, जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है 55,523 रुपए में। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10,
क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलती है। तो आप बस ये कोड यूज़ करें और मुझसे संपर्क करें। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है 26 दिसंबर को एंड 2 जनवरी को भी होने वाला है, तो सुबह 11 बजे होगा। तो जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज दी कोड KC10। स्कॉलरशिप है बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं 25% स्कॉलरशिप 51 से 500 रैंक वालों को भी मिलेगी। तो 500 रैंक तक हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप पूल है हमारा, तो इसका फ़ायदा उठाएं। इसके सिवा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं, आप ये एग्जाम देंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है, सोल्यूशन मिलता है, तो वो तो अतुलनीय बेनिफिट है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसके सिवा आपकी जो मिशन है वो अनअकैडमी के साथ अकम्प्लिश कर सकते हैं। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स होता है, लोन की भी फैसिलिटी है। नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, तो लोन के लिए वो फॉर्म फिलअप करें, गूगल फॉर्म आपको देखने मिल रहा होगा, जाएं जाके उस फॉर्म को फिलअप करें। 0% लोन है, नो प्रोसेसिंग फी है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है, आप देख सकते हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज़। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज़ कर रहे हैं, यानी वो कोड जो आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप देता है। 1 साल की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है GS की, इसकी कीमत है 67,041 रुपीज़ यूजिंग द कोड KC10। एंड अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की, तो इसकी कीमत है 24,750 रुपये और यूजिंग द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं, अभियान है, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, तो आप आई होप आप लोग इसको रेगुलरली दे रहे हैं, वीकडेज पर होता है, तो इसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं। तो मेरे कई कोर्सेज हैं, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी है, कंप्लीट एनवायरनमेंट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। यूज़ द कोड KC10 जिसके द्वारा आप एनरोल इसमें करें। यूपीएससी सीएससी बैचेज हैं 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 2022 के भी बैच हैं, 2023 के भी बैच हैं, साथ साथ ये बैचेज हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बाईलिंगुअल में भी हैं, तो इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।